गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग नेशन और नेशनलिज्म इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और आज और कल 2 दिनों के दौरान इस टॉपिक को हमें कवर करना है, जिसमें इंडियन नेशनलिज्म के इमर्जेंस को भी कवर करना है, भारतीय राष्ट्रवाद का जो आविर्भाव होता है उसकी चर्चा करनी है, आविर्भाव के क्या कारण हैं और भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप निर्धारण में किन किन तत्वों की भूमिका रही है, इस प्रश्न पर भी हमें विचार करना है। और आप देखेंगे कि अर्लियर इस टॉपिक से उठाकर के 64th बीपीएससी के दौरान प्रश्न पूछे गए कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। और इसी टॉपिक पर चर्चा जब हम करेंगे तो एट द सेम टाइम जो पर्सनालिटी थिंकर्स आपको पढ़ने हैं, गांधी, नेहरू, टैगोर, तो गांधी, नेहरू, टैगोर इन तीनों के नेशन और नेशनलिज्म की जो अवधारणा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने कहा आज और कल 2 दिन हमें इस डिस्कशन पर देना है ताकि एक कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग विकसित हो सके, ताकि एक मुकम्मल समझ विकसित हो सके। अब एक प्रश्न लिखें जिस प्रश्न से मैं शुरू करना चाहूंगा, और प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद के आविर्भाव की कारणों की व्याख्या करते हुए इसके स्वरूप निर्धारक तत्वों की विवेचना करें। Explaining the regions of emergence of Indian nationalism, discuss those factors which determined the nature of Indian nationalism.
अब अगर इस प्रश्न को देखें तो जब हम डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं तो इस प्रश्न के दो पार्ट हैं। प्रश्न का पहला पार्ट इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसके रीजन्स की बात करता है। भारतीय राष्ट्रवाद के आविर्भाव के कारणों की बात करता है। यह प्रश्न का पहला हिस्सा है। और प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट्स नेचर। भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप निर्धारक तत्वों की बात करता है। उन कारकों की बात करता है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। बेसिकली अगर आप देखें तो सबसे पहले हम नेशन और नेशनलिज्म को देखें। नेशन और नेशनलिज्म के कंसेप्ट को देखें और इंडियन नेशनलिज्म के कंटेक्स्ट में विवाद क्या है, क्यों है, देखें। दरअसल राष्ट्र लोगों के ऐसे समूह को कहा जाता है जो समान भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जो समान परंपराओं से जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी नियति एक है, जो समान लक्ष्यों से परिचालित होते हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयत्नशील होते हैं। ग्रुप ऑफ नेशंस which comes from similar historical and geographical and historical background, which connects to common tradition, which feels a emotional connection, similar destiny and common goal, and guided by those common goal. अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो नेशन और नेशनलिज्म की जो यह परिभाषा है, इस परिभाषा के सापेक्ष देखें तो क्या भारत में एक नेशन के रूप में इंडिया के एग्जिस्टेंस की बात की जा सकती है? एक राष्ट्र के रूप में भारत की कल्पना की जा सकती है? यहां पर इस बात को भी ध्यान रखें कि नेशन और नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, वह मॉडर्न फिनोमेनन है, वह आधुनिक प्रक्रम है। इसका संबंध
आधुनिकता और आधुनिक काल से जुड़ता है। मध्यकाल या प्राचीन काल में इसको तलाशा नहीं जा सकता, इसको तलाशा नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, नेशन और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वेस्ट से आता है, पश्चिम से आता है, और पश्चिम में राष्ट्र और राष्ट्रवाद की जो अवधारणा इमर्ज करती है, अगर आप देखें तो पश्चिम में इसके 3 कंपोनेंट थे। यह 3 स्तंभों पर आधारित है। नंबर 1, वन लैंग्वेज, एक भाषा, एक जाति, वन एथनिसिटी। यहां जाति जो है, एथनिसिटी में दिक्कत नहीं होगी बोलने में, लेकिन जाति में कई बार कास्ट से आप कंफ्यूज करेंगे, नहीं। यहां जाति जो है लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है। जाति जो है एक भाषिक अवधारणा है। एक भाषा परिवार के लोगों को एक जाति का माना जाता है। तो वन लैंग्वेज, वन एथनिसिटी, वन रिलीजन, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म। तो ये जो एक भाषा, एक जाति, एक धर्म पर आधारित राष्ट्र की संकल्पना है, जो पश्चिम में इमर्ज करती है। तो एक भाषा, एक जाति, एक धर्म पर आधारित राष्ट्र की संकल्पना भारत को सूट नहीं करती है। यह भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। क्यों भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है? तो इसका कारण है भारत की सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता। इसका कारण है भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी, भारत की सांस्कृतिक विविधता। इसका कारण है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता, भाषिक विविधता। इसका कारण है एथनिक डाइवर्सिटी, भारत की निर्जातीय विविधता। तो अगर एक लार्जर कंटेक्स्ट में कहें तो भारत की जो सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी है, वह सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वह इसे वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म से दूर ले जाती है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो पश्चिमी अवधारणा है, यह उससे दूर ले जाने का काम करती है। और शायद इसलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को महज भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा। अंग्रेजों ने भारत को मेयर ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन के रूप में देखा। उन्होंने कहा इंडिया इज नॉट ए नेशन, मेयर ए ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। भारत एक राष्ट्र नहीं है, वरन भारत महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। और यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, इंडिया एज ए नेशन के कॉन्सेप्ट को केवल अंग्रेजों ने खारिज नहीं किया है, अगर आप देखें तो
इंडिया एज ए नेशन की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को भारत के भीतर भी खारिज किया गया। इंडियंस ने भी इंडिया एज ए नेशन और इंडियन नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करने का काम किया है। और इसके कंटेक्स्ट में मैं दो भारतीयों का जिक्र करना चाहूंगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, उनका जिक्र करना चाहूंगा, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रेफर करना चाहूंगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नेशन और नेशनलिज्म का कंसेप्ट इंडियन कंटेक्स्ट में इररिलेवेंट है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा भारतीय संदर्भ में अप्रासंगिक है। और क्यों यह भारतीय संदर्भ में अप्रासंगिक है? इसकी अप्रासंगिकता के कारण क्या है? इसके इररिलेवेंस के रीजंस क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि इंडिया का जो सोशल और कल्चरल, इंडिया का जो सोशल और कल्चरल सिचुएशन है, इंडिया की जो सोशल और कल्चरल रियलिटी है, वो नेशन और नेशनलिज्म के फेवरेबल नहीं है, या नेशन और नेशनलिज्म के इमरजेंस के लिए एडवर्स सिचुएशन को क्रिएट करती है। नेशन और नेशनलिज्म का इमरजेंस इस सोशियो कल्चरल रियलिटी के कारण जो है वह कहीं ना कहीं बाधित होता है, और इसलिए यह सोशल कल्चरल रियलिटी जो है एक मेजर कंस्ट्रेंट है, महत्वपूर्ण बाधा है। एक राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा के आकार ग्रहण करने में, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिस सोशल कल्चरल रियलिटी की बात करते और उसके कंटेक्स्ट में जिस कॉम्प्लेक्सिटी की ओर इशारा करते, जिस जटिलता की ओर इशारा करते हुए आते, उस कॉम्प्लेक्स सोशियो कल्चरल रियलिटी का संबंध, उस जटिल सामाजिक सांस्कृतिक वास्तविकता का संबंध वर्ण और जाति से जाकर जुड़ता है, वर्ण और कास्ट से जाकर जुड़ता है, वर्ण और कास्ट की रियलिटी से जाकर जुड़ता है। इंडिया में जो वर्ण सिस्टम है, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, इसके कारण भारत में जो सोशल मोबिलिटी की संभावनाएं बाधित होती हैं, सामाजिक गतिशीलता की संभावनाएं जो बाधित होती हैं, वह एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकसित होने में बड़ी बाधा है। क्योंकि आपने देखा राष्ट्र के लिए इमोशनल कनेक्शन महत्वपूर्ण है, इमोशनल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। और वर्ण और कास्ट की जो रियलिटी है, उसकी जो रिजिडिटी, रोटी और बेटी पर आधारित जो जाति की अवधारणा है, वह कहीं न कहीं इस इमोशनल कनेक्ट की संभावनाओं के विकास में बाधा है, भावनात्मक जुड़ाव की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो टैगोर ने राष्ट्र और राष्ट्रवाद की संकल्पनाओं को खारिज किया।
भारतीय परिस्थितियों के उसे अनुपयुक्त बताया, प्रतिकूल बतलाया। दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारतीय केवल एक लोग हैं। इंडियंस आर मेयर पीपुल नॉट ए नेशन, राष्ट्र नहीं है। और अगर इसके पर्सपेक्टिव में देखें तो उन्होंने रिलीजन बेस्ड नेशन और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है वह इंडियन सोसाइटी का जो इंटरनल कंट्राडिक्शन है उसको ओवरलुक करता है। धर्म आधारित राष्ट्रवाद की संकल्पना कहीं ना कहीं भारतीय समाज के जो आंतरिक विरोधाभास हैं उन आंतरिक विरोधाभासों को की अनदेखी करती हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर जो सोशल जस्टिस के, सामाजिक न्याय के प्रबल हिमायती थे, पैरोकार थे। डॉक्टर अंबेडकर हु एडवोकेट्स सोशल जस्टिस, द एजेंडा ऑफ सोशल जस्टिस, कहीं न कहीं धर्म आधारित राष्ट्रवाद की संकल्पना में उसके लिए स्पेस क्रिएट नहीं हो पाता है। और दूसरा कंटेक्स्ट देखें तो डॉक्टर अंबेडकर कहीं ना कहीं भारत की रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी को समझ रहे थे और उस रिलीजियस कल्चरल डाइवर्सिटी में, उस धार्मिक सांस्कृतिक विविधता की स्थिति में रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, धर्म आधारित राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है, उसके जो निगेटिव कंसिक्वेंसेज होते उससे वाकिफ थे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, सामाजिक न्याय के जिस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, सामाजिक न्याय का वह एजेंडा दलितों तक सीमित नहीं था। सोशल जस्टिस का वह एजेंडा केवल दलितों तक सीमित नहीं रहता। कहीं ना कहीं उस सोशल जस्टिस को वे माइनॉरिटी कम्युनिटी तक ले जाना चाह रहे थे और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जस्ट स्पेस क्रिएट करना चाह रहे थे, उचित एवं न्यायपूर्ण स्थान क्रिएट करना चाह रहे थे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी। तो कहने का तात्पर्य है कि इंडिया एज ए नेशन के कंसेप्ट को केवल अंग्रेजों से ही चुनौती नहीं मिली है। भारत के भीतर से भी उसे चुनौती मिल रही है। यहां पर एक और व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहूंगा
मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना कनेक्टिंग विथ सर सैयद अहमद खां एंड इकबाल, अर्थात सर सैयद अहमद खां, इकबाल, इन दोनों के लेटर फेज को देखें, मोहम्मद अली जिन्ना को देखें, कहीं ना कहीं इनकी सोच, इनके आइडियाज भी इंडिया एज ए नेशन को चैलेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम, इनका जो मुस्लिम कंसर्न है, और मुस्लिम कंसर्न के कारण माइनॉरिटी के जिस एजेंडे को इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, वह नेशन और रिलीजन को एक दूसरे से कनेक्ट करके देखता है। वह नेशन और रिलीजन को एक दूसरे से कनेक्ट करके देखता है। कहीं न कहीं ये हिंदू और मुसलमान दोनों को दो कौम मानते हुए इस ओर इशारा कर रहे होते, इस ओर इंडिकेट कर रहे होते कि दोनों कौमों का साथ साथ रहना संभव नहीं है। और इसीलिए इन्होंने भी इंडिया एज ए नेशन के कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू नेशन थ्योरी के जरिए चैलेंज करने की कोशिश की। द्वि राष्ट्र सिद्धांत के जरिए उसे चुनौती दिया। जो चुनौती नेशनलिज्म के पैरेलल, जो चुनौती इंडियन नेशनलिज्म के कंट्राडिक्शन को की ओर इशारा करती है, जो चुनौती जो इंडियन सोसाइटी का इंटरनल कंट्राडिक्शन है, रिलीजियस कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में भारतीय समाज का जो आंतरिक विरोधाभास है, धार्मिक समुदायों के संदर्भ में, विभिन्न धार्मिक समुदायों के जो इंटरेस्ट हैं और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति पैदा ले रही है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच हितों की जो टकराहट है, इंडिया एज ए नेशन का कंसेप्ट जिस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ओवरलुक करता है, अनदेखी करता है, इंडिया एज ए नेशन का कॉन्सेप्ट जिस कन्फ्लिक्ट को अंडरमाइन करता है, धार्मिक समुदायों के हितों की टकराहट जिसको एक राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा जो है वह कम करके आंकती है। तो कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी के जरिए ये उसको चैलेंज कर रहे होते। और लेटर फेज में अगर आप जाकर के देखें तो 20th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में, 20th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में जाकर के देखेंगे, जब हिंदू नेशनलिज्म इमर्ज करता है, जब हिंदू महासभा की स्थापना होती, 20th सेंचुरी के थर्ड डिकेड में जब आरएसएस की स्थापना होती, तो सावरकर गोलवलकर से लेकर के हेडगेवार तक
कहीं ना कहीं इंडिया एज ए नेशन के कंसेप्ट को इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहां भी जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि टू नेशन थ्योरी की स्वीकृति है। उनके यहां भी अगर आप जाकर के देखें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग कौम के रूप में देखा जा रहा है। वहां पर हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत की संकल्पना आपको दिखाई पड़ती। वहां पर अगर आप जाकर के देखें तो वहां पर भी इंडिया की जो सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। और इसके पैरेलल अगर आप जाकर के देखें, ये तो आपने देखा इंडिया एज ए नेशन के कॉन्सेप्ट को जो खारिज किया जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इंडिया एज ए नेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज ए नेशन के रिजेक्शन का बेसिस क्या है? तो उसके रिजेक्शन के बेसिस को देखें तो पहला बेसिस है भौगोलिक विखराव। ज्योग्राफिकली अगर इंडिया को देखें तो बिखरा हुआ दिखाई पड़ता, और ज्योग्राफिकली इंडिया केवल बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि अगर उसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो रीजनल सेंटिमेंट डोमिनेंट है। क्षेत्रीयता की भावनाएं जो हैं वो प्रभावी हैं, और रीजनल सेंटिमेंट का डोमिनेंट होना जो है, क्षेत्रीयता की भावनाओं का प्रभावी होना जो है, वह क्या है? तो क्षेत्रीयता की भावनाओं का जो प्रभावी होना है, यह कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इंडियननेस के रास्ते के डेवलप करने के रास्ते में, भारतीयता की भावना के विकास के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। दूसरा कंटेक्स्ट आप जाकर के देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट है प्रशासनिक बिखराव। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पर्समेंट, प्रशासनिक दृष्टि से भी पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली भारत बिखरा हुआ, और भारत का जो राजनीतिक प्रशासनिक बिखराव है वह भी इंडिया एज ए नेशन के कंसेप्ट को चैलेंज करता है, इंडिया एज ए नेशन के कंसेप्ट को वीकेन करता है, कमजोर करता है। इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तीसरा बिंदु, वेस्टर्न कंसेप्ट ऑन नेशनलिज्म। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की पश्चिमी धारणा जो एक भाषा, एक जाति, एक धर्म पर आधारित है, जिस पर भारत खरा नहीं उतरता। चौथा कंटेक्स्ट अगर देखें चौथा कंटेक्स्ट है प्लूरलिस्टिक इंडिया, बहुलतावादी भारत।
जिसके केंद्र में है सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, जिसके केंद्र में है सामाजिक धार्मिक विविधता, पांचवा कंटेक्स्ट है इंटरनल कंट्राडिक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का आंतरिक विरोधाभास। भारतीय समाज का आंतरिक विरोधाभास जिसके मूल में मौजूद है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग वेरियस सोशल ग्रुप्स, जिसके मूल में मौजूद है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच हितों का टकराव। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो अब तक मैंने आपके साथ चर्चा, और ये ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का यह हिस्सा नहीं है, इस प्रश्न को लिखने के क्रम में ये चीजें आएंगी तो कहीं पर 1 से 2 लाइन में समाहित होती चली जाएंगी इंटरप्रिटेशन के क्रम में, उस विस्तार में नहीं जाना है। लेकिन आपको समझना है जब तक आप इन चीजों की समझ, इन चीजों को लेकर आपकी समझ विकसित नहीं होगी तब तक आप इस टॉपिक के साथ जस्टिस करने की स्थिति में नहीं होंगे। अब अगर आप जाकर के देखें ये जो कॉन्सेप्ट है एक राष्ट्र के रूप में भारत को खारिज करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को सीरियसली चैलेंज किया गया, उस प्रवृत्ति को चुनौती दी गई। कब और किसके द्वारा? तो उस प्रवृत्ति को चुनौती दी जाती है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। एसएन बनर्जी अगर आप देखें तो वे इस प्रवृत्ति को चैलेंज करते हैं और उनकी बुक है नेशन इन द मेकिंग। और नेशन इन द मेकिंग के कंसेप्ट के जरिए वो कॉलोनियल प्रोपगेंडा को काउंटर करते हैं। इंडिया एज ए नेशन और इंडियन नेशनलिज्म के कंसेप्ट के अगेंस्ट जो कॉलोनियल प्रोपगेंडा है उसको वो खारिज करते हैं। और इस पुस्तक का टाइटल जिस बात का संकेत देता, इस पुस्तक का टाइटल इस बात का संकेत देता है कि पार्शियली एलिगेशन को स्वीकार भी किया जा रहा है, पार्शियली एलिगेशन को रिफ्यूट भी किया जा रहा है। आंशिक रूप से औपनिवेशिक प्रोपगेंडा को खारिज भी किया जा रहा है और स्वीकार भी किया जा रहा है। जब हम कहते नेशन इन मेकिंग तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हां भारत एक राष्ट्र नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा फोकस होता कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, यह राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो सवाल यह उठता, राष्ट्र बनने की यह प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होती है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। मैं ये एक बात अक्सर कहता हूं,
वही है कि इंडियन नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इमर्ज नहीं करता। इंडियन नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, वह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में नहीं उभरती है, लास्ट क्वार्टर में नहीं उभरती, बल्कि इंडियन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में इमर्ज करता दिखाई पड़ता। आप ये प्रश्न पूछ सकते कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध का जो राष्ट्रवाद है और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का जो राष्ट्रवाद है, 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ का जो राष्ट्रवाद है और 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ का जो राष्ट्रवाद है, क्या उनमें कोई अंतर है? तो हां, अंतर है, अंतर है। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, पूर्वार्ध में जो राष्ट्रवाद इमर्ज करता है, वह सांस्कृतिक धरातल पर इमर्ज करता, और इसलिए वह कल्चरल नेशनलिज्म का स्वरूप लिए हुए है। वह कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस, पश्चिम के आगमन के कारण जो सांस्कृतिक अस्मिता का संकट उत्पन्न होता है, उसके बैकग्राउंड में सांस्कृतिक अस्मिता की तलाश के रूप में प्रकट होती है। इन सर्च ऑफ द कल्चरल आइडेंटिटी। और इसलिए देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में कॉलोनियल पावर का कल्चरल रेसिस्टेंस इमर्ज करता है। औपनिवेशिक सत्ता का सांस्कृतिक धरातल पर प्रतिरोध इमर्ज करता है, और औपनिवेशिक सत्ता का सांस्कृतिक धरातल पर यह प्रतिरोध जो है, यही सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में सामने आता है। यह कल्चरल रेसिस्टेंस ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में सामने आता है। और इस कल्चरल रेसिस्टेंस ने क्या किया? 19th सेंचुरी का जो कल्चरल रेसिस्टेंस है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो सांस्कृतिक प्रतिरोध है, इसने भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण के द्वारा जो सांस्कृतिक धरातल पर भारत के भावात्मक एकीकरण का आधार तैयार किया गया था, सांस्कृतिक धरातल पर भावात्मक एकीकरण की उस प्रक्रिया को यह बढ़ाता है। यह कल्चरल बेसिस पर इंडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने का काम करता है, और इसलिए 19वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में इंडियन नेशनलिज्म के इमर्जेंस का इमोशनल कल्चरल बैकग्राउंड तैयार होता, जो इंडियन नेशनलिज्म के इमर्जेंस को फेवर करता है। भावात्मक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार होती है भारतीय राष्ट्रवाद की। और अगर 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात करें तो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जाकर के देखें, आप क्या पाते?
तो जो नेशनलिज्म, जो इंडियन नेशनलिज्म इमर्ज करता है वह पॉलिटिकल नेशनलिज्म है। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो भारतीय राष्ट्रवाद इमर्ज करता है वह राजनीतिक राष्ट्रवाद है। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में औपनिवेशिक सत्ता के सांस्कृतिक स्तर पर प्रतिरोध को विस्तार मिलता है, औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिरोध को विस्तार मिलता है। वह रेसिस्टेंस केवल कल्चरल धरातल पर नहीं रह जाता, बल्कि कल्चरल धरातल से आगे बढ़कर वह पॉलिटिकल धरातल पर प्रकट होता है, राजनीतिक धरातल पर प्रकट होता है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो इस नेशनलिज्म के इमर्जेंस में ब्रिटिश रोल को डिनाई नहीं किया जा सकता। भारतीय राष्ट्रवाद के आविर्भाव में अंग्रेजों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, और अंग्रेजों की यह भूमिका डायरेक्ट भी रही है, इनडायरेक्ट भी रही है। दोनों रूपों में यह भूमिका दिखाई पड़ती, लेकिन ध्यान रखेंगे उनका मोटिव इंडिया एज ए नेशन के इमरजेंस को संभव बनाना नहीं था। उनका मोटिव इंडियन नेशनलिज्म के इमरजेंस को इंश्योर करना नहीं था। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं उनका मोटिव क्या था? उनका उद्देश्य क्या था? तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो उनका मोटिव से है कॉलोनियल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, कॉलोनियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कॉलोनियल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना, प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कॉलोनियल इंटरेस्ट। औपनिवेशिक हितों को बढ़ावा देना, औपनिवेशिक हितों को संरक्षण प्रदान करना, औपनिवेशिक हितों का संवर्धन। मतलब उनका उद्देश्य था भारतीय समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। अगर आप देखें इसी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा भारत के भौगोलिक एकीकरण की दिशा में पहल की जाती। ज्योग्राफिकली जो भारत बिखरा हुआ था, ज्योग्राफिकल डिस्पर्समेंट जो था, उसको उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की। एडमिनिस्ट्रेटिवली भारत जो बिखरा हुआ था, जो प्रशासनिक बिखराव था भारत में, उस प्रशासनिक बिखराव को उन्होंने समेटने की कोशिश की। तो भले ही उनका मोटिव कुछ रहा हो, उनका एजेंडा कुछ रहा हो, लेकिन हमें इस बात का तो श्रेय देना होगा कि उन्होंने भारत के भौगोलिक और प्रशासनिक एकीकरण की दिशा में पहल करते हुए भारतीय राष्ट्रवाद के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां निर्मित की। इसी क्रम में जाकर के देखें, रेल डाक तार का विकास होता। रेल डाक तार जो है इंडिया और इंडियंस को फिजिकली और इमोशनली कनेक्ट करने में अहम रोल प्ले करता है।
भौतिक रूप के साथ साथ भावनात्मक रूप से भारत के एकीकरण में इसकी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जाकर के देखें, तो अंग्रेजों ने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, अंग्रेजों ने वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया, अंग्रेजों ने वेस्टर्न आइडियाज को इंट्रोड्यूस किया, पश्चिमी शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया, पश्चिमी चिंतन को इंट्रोड्यूस किया, पश्चिमी संस्कृति को इंट्रोड्यूस किया, वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, वेस्टर्न आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। और इस इंट्रोडक्शन में भारतीय समाज और संस्कृति के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया। इस इंट्रोडक्शन ने इंडियन सोसाइटी और कल्चर के मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को तेज किया, इंडियन माइंडसेट के मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को तेज किया। इसके कारण देखें, एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज करता है, और जब एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज करता है, जब शिक्षित मध्य वर्ग का आविर्भाव होता, तो इस शिक्षित मध्य वर्ग की अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। इस एजुकेटेड मिडिल क्लास के अपनी एक्सपेक्टेशन है, इस एजुकेटेड मिडिल क्लास के अपने एस्पिरेशंस हैं। और उस एक्सपेक्टेशन, उस एस्पिरेशंस के फुलफिलमेंट के रास्ते में, उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के पूरा होने के रास्ते में बाधक बनकर आता है औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शोषण। एक मेजर कंस्ट्रेंट के रूप में इमर्ज करता है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इसके कंटेक्स्ट में आप क्या पाते हैं? तो इस कंटेक्स्ट में आप पाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति पैदा लेती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश एम्पायर। भारतीय समाज भारत और ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों के मध्य के अंतर्विरोध उभर कर सामने आते, हितों की टकराहट उभर कर सामने आती। और प्राइमरली अगर देखें तो प्राइमरली आप देखेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, भारत और औपनिवेशिक हितों के का जो अंतर्विरोध है, यह अंतर्विरोध जो है वह कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के आविर्भाव का मूल कारण बनता है। और इसलिए अगर आप देखें तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है मिडिल क्लास फेनोमेनन बनकर आता है। और यह एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है अब अपने एस्पिरेशंस को नेशनल एस्पिरेशंस का रूप देता, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने हितों को राष्ट्रीय अपेक्षाएं, राष्ट्रीय आकांक्षाएं और राष्ट्रीय हितों के रूप में यह प्रस्तुत करता है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो इसके कंटेक्स्ट में आप क्या पाते हैं?
इसके कंटेक्स्ट में आप पाएंगे कि यह एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है इंडियन नेशनलिज्म का टॉर्च बियरर साबित होता। और इसलिए इंडियन नेशनलिज्म के आविर्भाव में, भारतीय राष्ट्रवाद के आविर्भाव में भारत के शिक्षित मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, इस एजुकेटेड मिडिल क्लास में, इस शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? तो इस शिक्षित मध्य वर्ग ने पश्चिमी उदारवादी चिंतन और इसके मूल्यों से भारतीय जनमानस को परिचित करवाने की कोशिश की। वेस्टर्न लिबरल थॉट और इसके वैल्यूज से इंडियन मास को परिचित करवाने का प्रयास किया। और इंडियन मास को परिचित करवाने के क्रम में इसने जो है मीडिया का इस्तेमाल किया। पत्रकारिता के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से इसने भारतीयों की दुर्दशा के लिए अंग्रेजों को जिम्मेवार ठहराने की कोशिश की। पश्चिमी उदारवादी चिंतन के मूल्यों को प्रसारित किया, उनसे परिचित करवाने की कोशिश की, उन्हें यह बतलाने की कोशिश की कि इस दुर्दशा से मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त नहीं हो जाता। यह फेज वाइज मैनर में चला है। और इसलिए देखेंगे कि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म इमर्ज करता है वह इकोनॉमिक नेशनलिज्म के फॉर्म के रूप में, आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में यह प्रकट होता है। और ये इंडियन कॉलोनियल इकोनॉमी, भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का पोस्टमार्टम करते हुए आते हैं और उस पोस्टमार्टम के जरिए अवेयर करने की कोशिश करते हैं इंडियन मासेज को। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, लिटरेचर की भी भूमिका रही है। 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, फोर्थ क्वार्टर जो है, जो कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता, साहित्य के जरिए भी नवीन प्रगतिशील चेतना को फैलाने की कोशिश होती है। साहित्य के माध्यम से भी, मतलब फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे, अमेरिकन क्रांति के जो आदर्श थे, अमेरिकन क्रांति ने लिबर्टी और इक्वलिटी का नारा दिया, फ्रांसीसी क्रांति ने लिबर्टी और इक्वलिटी के कंसेप्ट को फ्रेटर्निटी से जोड़ा और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात की, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना की बात की। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को भारतीय जनमानस के बीच प्रचारित और प्रसारित करने का श्रेय इन्हें जाता। इन्होंने लगातार जो रिग्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज थी उसको काउंटर करने की कोशिश की। 1870s के सेकेंड हाफ में लीटन की जो रिएक्शनरी पॉलिसी थी, सिविल सर्विसेज में जो एज कम किए गए, फेमीन के समय, सीरियस फेमीन के समय 1876 में दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो इंट्रोड्यूस किए गए और उसके जरिए, आर्म्स एक्ट जो इंट्रोड्यूस किए गए और उसके जरिए जो सप्रेस किया गया, 1883 में इल्वर्ट बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसके सामने आता,
इस दौर में जो अन ब्रिटिश रूल इमर्ज कर रहा था, ये सब इमीडिएट फैक्टर का काम करते हैं। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन मसलों पर भारत का एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉलोनियल पावर को काउंटर करने की कोशिश करता, उसका प्रतिरोध करने की कोशिश करता है, उसका विरोध करता है। और इस क्रम में देखें, यह हुआ फेज है जिस फेज में आपको पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की भी कोशिश होती। 1866 में दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते लंदन में, जिनका पर्पस क्या है? जिनका पर्पस है इंडियन कंसर्न और क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिया, जो है भारत की जो चिंताएं हैं और भारत से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन पर विचार किया जा सके और इंडिया के वेलफेयर के लिए ब्रिटिशर्स को अवेयर किया जा सके। 1870 में जाकर के देखें, जस्टिस रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और चिपलंकर मिलकर के पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते। 1876 में कलकत्ता में एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते और एक पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के जरिए एक पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते। अगर मद्रास में जाकर के देखें तो एस.वी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू 1884 में मद्रास महाजनसभा की स्थापना करते। मेहता तैलंग तैयब जी 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करते। मतलब 1870s और 1880s में आप देखते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए और पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने की दिशा में पहल होती है। और इस क्रम में पहले रीजनल लेवल पर पॉलिटिकल एक्टिविटी दिखाई पड़ती है और फिर उसे पेन इंडिया विस्तार देने का प्रयास किया जाता। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि 1857 के पहले के 100 वर्षों के दौरान जो लोकल लेवल पर कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट डिसकंटेंट प्रकट हो रहे थे, स्थानीय स्तर पर औपनिवेशिक सत्ता के प्रति जो असंतोष आकार ग्रहण कर रहा था और जो असंतोष स्थानीय स्तर पर विरोध, विद्रोह और आंदोलन का आधार तैयार कर रहा था, अब वह बड़े फलक पर प्रकट होता दिखाई पड़ता है। अब हुआ पीजेंट रिवेलियन, अब हुआ ट्राइबल रिवोल्ट, अब हुआ आपको सिविल रिवेलियन के रूप में अलग अलग खाना नहीं रह जाता। 1857 में आकर के देखें तो वह इंटीग्रेट होता हुआ दिखाई पड़ता और इंटीग्रेशन की यह प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाती। 3 मेजर रिवोल्ट को मैं कोट करना चाहूंगा। संथाल रिवेलियन 1855-56, 1857 का रिवोल्ट और मुंडा रिवोल्ट 1895-1901। तो ये वेरियस फैक्टर हैं जिन वेरियस फैक्टर ने इंडियन नेशनलिज्म के इमर्जेंस को संभव बनाया। और यहां पर ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनलिज्म का स्वरूप जो है, नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है वह स्टैटिक नहीं है, वह डायनामिक है, वह स्थिर नहीं है, वह विकसनशील है। और आज इसी प्रश्न पर मैं रोकता हूं। कल मैं इसकी चर्चा करूंगा यह कैसे स्थिर ना होकर विकसनशील है, और उसके कंटेक्स्ट में इस प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप और उन स्वरूप को निर्धारित करने वाले तत्व, इस पर कल फिर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। और अगर मौका मिला
तो फिर गांधी, नेहरू, टैगोर के नेशन और नेशनलिज्म के कंसेप्ट को भी डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।